हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करेंगे लिबरलिज्म थ्योरी यानी उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसकी प्रासंगिकता आज व्यक्ति से लेकर समाज, समाज से लेकर के राज्य और राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी डायनेमिज्म इसकी जो कार्यशीलता और इसकी प्रोग्रेसिव जो अप्रोच है, इसके कारण इसकी प्रासंगिकता आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बात करें व्यक्तिगत स्तर पर तो लिबरलिज्म के जो सेंटर में, इसके जो केंद्र में है, वो एक व्यक्तिगत व्यक्ति रहता है। जो व्यक्ति की एक पब्लिक पॉलिसी में क्या भूमिका होनी चाहिए, व्यक्ति की समाज में क्या क्या वो, या फिर समाज में या समाज से क्या चुनौतियां हैं, उससे कैसे व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाए। और सिस्टम में मतलब राज्य यदि अधिशासी बन रहा है, मतलब ऑथोरिटेरियन हो रहा है, तो उससे व्यक्ति को कैसे स्वतंत्र किया जाए, या व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके दायरे को बढ़ाया जाए। बात करें अगर भारत के संविधान के संदर्भ में, तो भारत के संविधान के जब अधिकार की बात आती है तो पहला अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। आपने नाम सुना होगा जीन जैक रूसो का। रूसो ने कहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है और बंधनों में जकड़ा हुआ है, यानी उसके जो बंधन हैं वो जन्म से नहीं होते हैं, वो बंधन उस व्यवस्था से होती हैं। वो व्यवस्था एक व्यक्तिगत स्तर, परिवार स्तर पर भी हो सकती है, वो व्यवस्था एक समाज के स्तर पर भी हो सकती है, वो व्यवस्था एक राज्य के यदि ऑथोरिटेरियन या फिर टोटलिटेरियन या फिर राज्य के ज़्यादा एक पावरफुल होने से व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। तो हम लोग चर्चा करेंगे इस लिबरल थियरी की कि लिबरलिज्म थियरी है वो कैसे इसका विकास हुआ, और लिबरल थियरी के सेंटर में क्या क्या फोकस रहता है, और लिबरल थियरी में वो कौन से वैल्यूज़ हैं, वो कौन से मूल्य हैं, या फिर वो कौन सी संकल्पनाएं हैं जो आज एक व्यक्ति या समाज या राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। तो ये आप पीपीटी देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ ही साथ में बहुत से जो थिंकर हैं उसको भी मैं कोट करते हुए आपको इसके विकास क्रम के बारे में बताऊंगा। यदि लिबरल थियरी की बात करें तो लिबरल थियरी के पहले हम लोग देखते हैं वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में। तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जैसे ही पॉलिटिकल जो थिंकिंग है या राजनीतिक चिंतन में हम बात करते हैं, तो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकिंग का नाम हमें देखने को या सुनने को मिलता है, जिसमें अरस्तु और प्लेटो, सुकरात के चिंतन का देखते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं उनका जो स्वतंत्रता को लेकर के जो संकल्पना थी, जो उसका कॉन्सेप्ट था, वो आज के वर्तमान संदर्भ से काफ़ी अलग था, क्योंकि उनका जो सिटी स्टेट राज्य था वहाँ स्वतंत्रता का मतलब कुछ अलग था। जैसे अरस्तु स्वतंत्रता की बात करते हैं कि समान व्यक्ति के समान और असमान व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार, जो वहाँ अरस्तु के जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्लेव, महिलाएं, एलियन लोग शामिल नहीं थे। जो सिटीजन है वही उसके लिबर्टी वाले कॉन्सेप्ट में आते थे। ठीक है, हाँ, उसने कुछ इसको बताया है कि स्लेव मतलब गुलाम, दास भी स्वतंत्रता हासिल कर सकता है, तो उसको कुछ ऐसे फैसले से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ में हम लोग बात करते हैं अब एक लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग है उसका कैसे विकास हुआ है। यदि आधुनिक सेंस में देखें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपने देखा होगा हॉब्स, लॉक और रूसो के विचार हैं वो काफ़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रमोट करते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो मेन जो आज जो डिस्कशन है, जो थिंकिंग है, वो ये है कि लिबरल थियरी इतनी रिलीवेंट और इतनी प्रासंगिक, इतनी प्रोग्रेसिव और इतनी डायनेमिक क्यों है। ठीक है, तो उसके चिंतन में क्या है, लिबर्टी मेन फोकस है। लिबर्टी एक इंडिविजुअल लेवल पे लिबर्टी रहती है कि पब्लिक पॉलिसी में एक व्यक्तिगत स्तर पे उसको कितना मोटिवेशन मिलता है, कितना स्कोप मिलता है। तो लिबर्टी है कि लिबरेशन फ्रॉम रेस्ट्रेंट मीन्स रेस्ट्रेंट may be imposed by the societal order or maybe the authoritarian state. So as you are watching on this PPT, so I have made some notes about the liberalism theory, how the liberalism theory works and how it has evolved from the ancient to the modern sense. So liberalism was the product of the breakdown of the feudalism in Europe. तो देखते हैं इसका जो ग्रोथ है वो
किसके स्थान पे हुआ है? वो हुआ है कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी थी उसके स्थान पे हुआ है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया जाता है। जैसा मार्केट में डिमांड और सप्लाई है उसके अनुसार ही व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए वो देखने को मिला था। ये यूरोप की एक फिनोमिना थी कैपिटलिस्ट सोसाइटी। उसके बाद में वहाँ पे उसके स्थान पे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ। और लिबरल वैल्यू क्या है? ये रिवोल्यूशनरी है। और इस रिवोल्यूशन में किस किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, कौन सी थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है। जैसे हमने बेसिक बुक्स में भी पढ़ा है कि लिबरलिज्म में व्यक्तिगत स्तर पर उन सिद्धांतों को, उन मूल्यों को, उन जीवन पद्धति को, उन कार्यशैली को और उस विचार को बढ़ावा दिया जाता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे। तो ये उस मोनार्किकल जो एब्सोल्यूट पावर है जिसमें डिवाइन राइट ऑफ किंग है, मतलब जो राजा का जो दिव्य शक्ति का सिद्धांत है उसको ये नकारता है। ये उस पॉलिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है जिसके सेंटर में कानून हो, रूल ऑफ लॉ हो और कानून की सुप्रीमेसी हो। उस कानून का निर्माण लोगों के द्वारा हो और वो लोग जब अपने से, मतलब जो पब्लिक है, ऑर्डिनरी लोग हैं, वो एक अथॉरिटीज़ को या एक पावर के केंद्र को अपने से चुनते हैं और उस पावर का जो मैनिफेस्ट होता है उसका स्वरूप है कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखने को मिलता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, वो काफ़ी प्रचलन में रहे, आज भी है और आगे भी इसका फॉर्म में चेंजेस आ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लिबरल जो एक स्टेट होता है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रमोशन किया जाता है। डेमोक्रेसी का केवल मतलब लोकतंत्र या फिर इलेक्शन लड़ना, वोटिंग करना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना नहीं है। डेमोक्रेसी का इससे भी बहुत ही व्यापक अर्थ है। तो लिबरलिज्म क्या है कि एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, एक बौद्धिक आंदोलन है जो क्या करता है, नए नए आइडियाज़ को अपने में संजोता है और नई नई चैलेंज, नई नई सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में बात करता है। तो मैंने आपको बताया है कि लिबरलिज्म के जो सेंटर में है वो मनुष्य है। तो मनुष्य में कोई भी किसी भी तरह का कोई पावर इम्पोज नहीं किया, वो एक रैशनल क्रिएचर है, ठीक है। और उसको ऐसे देखा जाता है कि उसके अंदर व्यापक तरीके से पोटेंशियल है, ठीक है। उस पोटेंशियल को हम लोग सामाजिक प्रोग्रेस, मतलब सामाजिक प्रगति में किस सेंस में उसको लेवरेज कर सकते हैं उसके ऊपर इस पर ध्यान दिया जाता है। तो लिबरलिज्म थियरी मानती है कि व्यक्ति के जो स्वहित है और जो कॉमन गुड है, कॉमन गुड मतलब जो एक सामान्य हित है, जो सबका हित है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। कहते हैं कि एक समाज के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। तो कॉमन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि हमारे समाज में, हमारे एक समुदाय में, हमारे एक ग्रुप में जो विविध तरह के जो एक इंडिविजुअल होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके इंटरेस्ट को एक रिकंसाइल किया जाता है, तो वो एक कॉमन इंटरेस्ट के रूप में देखा जाता है। आगे ये बात करते हैं कि मनुष्य है वो कुछ नेचुरल राइट के साथ में पैदा होता है, मतलब उसके कुछ नेचुरल राइट। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जॉन लॉक करके एक विद्वान हुए, वो कहते हैं कि व्यक्ति के 3 राइट्स का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, स्वतंत्रता, संपत्ति और सुरक्षा, ठीक है, लाइफ। तो इसमें आप देखेंगे कि लॉक के समय का जो चिंतन था वो ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति उससे काफ़ी प्रभावित था, वहाँ कैपिटलिज्म बढ़ रहा था, उससे इसलिए लॉक के चिंतन में आप देखेंगे राइट टू लाइफ के साथ राइट टू प्रॉपर्टी भी है। तो वैसे ही कुछ नेचुरल राइट्स का विकास हुआ। आज आप देखेंगे कि जो नेचुरल राइट्स हैं उसकी परिभाषा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आपको पता होगा कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो राज्य से मांग है उसमें व्यक्ति का जीवन की गुणवत्ता शामिल है। अब जीवन की गुणवत्ता के प्रभावित करने वाले बहुत से कारक है। आजकल तो पर्यावरण बहुत बड़ा कारक है और टेक्नोलॉजी है। तो इसमें भी आज हमारे जैसे भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 मतलब जीवन का अधिकार, उसमें हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी परिभाषा को दिन ब दिन इसका व्यापक विश्लेषण किया है। चाहे गंगा नदी के पॉल्यूशन का मामला हो, चाहे भले ये KS पुट्टास्वामीवाद में जो इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ था बीच में, पेगासस जो वायरस आया था, उससे संरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बताया गया कि आपका क्या है, राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है इसको भी, राज्य को। तो वो भी आजकल क्या है, नेचुरल राइट्स की जो परिभाषा है वो बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
इसमें एक और चीज़ है कि इसमें सिविल सोसाइटी को भी काफ़ी प्रमोट किया जाता है। सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सिविल सोसाइटी एक मेडिएटरी टर्म होती है, मतलब राज्य और व्यक्ति के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। तो उस कड़ी में क्या होता है कि इंडिविजुअल है वो सिविल सोसाइटी सजाव लेता है और राज्य तक अपने, ठीक है, मतलब सिविल सोसाइटी और राज्य के बीच की होती है, एक अपॉलिटिकल होता है, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं एक कॉमन गुड के लिए काम करता है, एक सामान्य हित के लिए काम करता है। इंडिविजुअल सिविल लिबर्टीज़ यानी राइट ऑफ द फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स थॉट, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, मूवमेंट, इस तरह की जो स्वतंत्रता है वो लिबरलिज्म के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। एक जॉन स्टुअर्ट मिल हुए हैं, उन्होंने इस तरह के राइट्स की बात की। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है दो तरह की होती है। तो वो कहते हैं दो तरह के आयाम होते हैं, एक सेल्फ रिगार्डिंग और एक अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग मतलब व्यक्ति का खुद से ज़्यादा मतलब है, मतलब उसके जो इश्यूज हैं वो खुद तक ही एक व्यक्तिगत स्तर पे ही प्रभावित करते हैं, तो उसको उस इश्यू में स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, उसके साथ में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप या इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, उसको कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। फिर है कि अदर रिगार्डिंग एक्शन, मतलब उसकी स्वतंत्रता यदि किसी दूसरे की स्वतंत्रता में यदि हर इंटरफेयर कर रही है तो वहाँ राज्य को एक्शन लेना चाहिए। तो वहाँ वो हार्म प्रिंसिपल नाम के एक थियरी देते हैं, ठीक है। और इसके साथ में एक जॉन स्टुअर्ट मिल का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, वो कहते हैं कि आप उतनी हद तक हाथ घुमा सकते हो कि दूसरे की नाक के न लग जाए, मतलब आपको वही तक स्वतंत्रता है जहाँ तक आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करो। तो ये लिबरल थियरी के कुछ वैल्यू हैं, कुछ प्रीमिसेस हैं या फिर विशेषताएं हैं या फिर फीचर हैं जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और तो अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि लिबरल थियरी के जो थिंकर्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो में कुछ आपको चीज़ें छूट गई हैं या कुछ एक्सप्लेन नहीं हुई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर सकें। और आपका दिन अच्छा हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।